पहले एक मंडी का दायरा होता था, मान लो किसी मंडी के दायरे में वो 30 गांव है, तो 30 गांव से बाहर वो फसल नहीं बेच सकता, लेकिन अब वो कहीं पर भी बेच सकता है। ये इन अध्यादेशों में परिवर्तन किया गया है। अब यहां पर खरबूजा शामगढ़ में बिकता है, वो बिना किसी मंडी के बिकता है, और वहां पर 4 महीने का जो ठेका है, यहाँ शामगढ़ के आसपास के रहने वाले मेरे कुछ साथी खड़े हैं, वो पता नहीं कर सकते हैं, 45 से 50 हजार में सिर्फ 4 महीने का ठेका है, क्योंकि किसान डायरेक्ट मार्केटिंग करता है। अब प्याज का किसान है, पपीते का किसान है, आलू का किसान है, चुकंदर का किसान है, करेला, खरबूजा, तरबूज का किसान है, वो अपनी फसल कहीं पर भी बेच सकता है। असली फायदा इस प्रकार के प्रगतिशील किसानों को होने वाला है। जहां तक गेहूं जीरी का सवाल है, वो तो मंडी में एमएसपी पे आती रहेगी और वो मंडी पे एमएसपी पे खरीदती रहेगी, लेकिन अब इसमें एक समस्या और कुछ खड़ा कर दिया कि एमएसपी नहीं रहेगा, पीडीएस सिस्टम रहेगा, बीपीएल राशन कार्ड रहेंगे, उनको राशन देना पड़ेगा गेहूं चावल, और जब उनको राशन देना पड़ेगा तो एमएसपी और सरकारी खरीद यथावत रहेगी। ये इस बात से समझा जा सकता है। तो इसलिए उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या किसी को नहीं होना चाहिए। ये केवल किसानों को आजादी है जो सब्जी उत्पादक और फल उत्पादक है। इस प्रकार के किसान अपनी फसल कहीं पर भी बेच ले, जहां पर उनको सरकारी जब खरीद होगी, सरकारी खरीद पर एमएसपी पर सरकार की गारंटी लेते हैं। प्रदेश है किसान सशक्तिकरण तथा संरक्षण अधिनियम, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अध्यादेश, इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। इसके अंदर कोई जैसे पहले कोई कंपनी, इस वक्त हरियाणा में 2600 एकड़ के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, लगभग 2600 एकड़ की। और उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में पहले क्या होता था, मान लो 12 रुपए किलो आलू तय कर दिया और बाद में मंदा आ गया, जैसे ही सस्ता होगा तो वो कंपनी छोड़ करके भाग जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा, और जब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा एग्रीमेंट में, रजिस्ट्री में, तो उसके अंदर ये तय कर दिया जाएगा कि अगर 12 रुपए किलो उसने लिया है तो उसको 12 रुपए किलो ही लेना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो उसको ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और बहुत सी फसलें ऐसी कॉन्ट्रैक्ट पे होती है, चुकंदर होता है, आलू होता है, कोई पपीता भी उगाते हैं, खीरा उगाते हैं, वो सब कॉन्ट्रैक्ट खेती में होते हैं। पर इसमें भी कुछ समस्या खड़े कर दिए गए कि किसान की जमीन खराब हो सकती है, उसको वो गिरवी रख सकता है। मैं यहां पर कुछ स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई भी उस एग्रीमेंट में कोई भी प्रावधान अगर किसान के हित में नहीं हुआ या उसके विरुद्ध डाला तो वो एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली ही खत्म हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। अगर वहां पर उसने कोई ढांचा खड़ा कर दिया, कोई कोल्ड स्टोर लगा दिया, वहां पर कोई स्टोर खड़ा कर दिया, वहां पर कोई यार्ड बना दिया, कोई पोली हाउस बना दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद एक निश्चित अवधि में अगर उसने उस स्ट्रक्चर ढांचे को नहीं उखाड़ा तो किसान उसका अपने आप मालिक हो जाएगा। ये अध्यादेश 2 में लिखा। इतना ही नहीं कि उसने अगर कुछ पैसे खेती करने के लिए दे दिए स्पेसिफिक फसल, और वो फसल में कोई नुकसान हो गया तो उस पैसे की एवज में वो किसान से बंधुआ कृषि नहीं करा सकता, वो किसान की जमीन को पट्टे पर नहीं ले सकता, वो किसान की जमीन को गिरवी नहीं रख सकता, और ना ही उसकी एवज में किसान की जमीन को खरीद सकता। ये इसके अंदर प्रावधान डाले, शुद्ध रूप से सीधा सीधा किसान के पक्ष में कानून है। और तीसरा कानून है जो वस्तुओं को नियंत्रित करता है। अगर कोई आपका बहुत ज्यादा आवश्यक वस्तु संशोधन, यानी कोई बहुत ज्यादा रेट बढ़ जाए तो उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, अब उसको संशोधित करना जरूरी था। हालांकि उसका किसान से को फसल चाहिए थी, मान लो एक परिवार को 4 क्विंटल गेहूं चाहिए साल में, तो 4 क्विंटल रख सकता था, उसको 2 क्विंटल चावल चाहे तो वो रख सकता था, अगर उसको एक दाल 50 किलो चाहिए तो वो रख सकता था। अब इसमें संशोधन कर दिया, किसान अपनी सारी फसल को चाहे तो भंडारण कर सकता है,
सब्जियों का कोल्ड स्टोर में भंडारण कर सकता है। उसको जो प्रोसेस करेगा, जैसे चिप्स बनती है, कोई और चीज बनती है, या मरब्बा बनता है, वो किसान के खेत में लगता है, तो वो उसको भी स्टोर कर सकता है। लेकिन उसमें एक कैप लगा दी, उसमें अंकुश लगा दिया। अगर सामान्य फसलों के रेट जो रखी जा सकती हैं उनके 50% से ज्यादा बढ़ते हैं, तो फिर सरकार उसको अपने भंडार को कब्जे में ले लेगी। और अगर दूसरी फसलों के रेट डबल हो जाते हैं तो भी सरकार उसको अपने कब्जे में ले लेगी। अगर कोई युद्ध की स्थिति होती है, आपातकाल होती है, क्योंकि अन्य कोई देश पर कोई इस प्रकार की आपदा आती है, तो तब भी इसको अपने कब्जे में सरकार ले सकती है। यानी जहां किसानों को छूट दी है वहीं पर उपभोक्ता को भी सुरक्षित किया है कि अगर कहीं पर कोई दिक्कत आए तो सरकार उसको टेक ओवर कर लेगी, वो सारे भंडारों को, स्टोर को, उसके अंदर माल रखे हुए को अपने कब्जे में लेकर के मार्केट में सप्लाई कर देगी। ये तीनों विधेयक जो लेकर के आए हैं, तीनों ही किसान के हित में है और उपभोक्ता के भी हित में है। इसमें किसी को किसी भी प्रकार का संशय नहीं रखना चाहिए। अब उसमें एक बात और वो कहते हैं कि उसमें एक लाइन लिखवा दो कि एमएसपी खत्म नहीं होगा या एमएसपी पर खरीदेंगे। मैं यहां ये बताना चाहता हूं कि 1967-68 में केंद्रीय लागत एवं मूल्य आयोग चालू हुआ था और वो लागत के आधार पर मूल्य तय करता है। फसल का एमएसपी क्या होगा वो तय करता है। और 1967-68 से 2020 तक वो आयोग इंडिपेंडेंट काम कर रहा है। उसको सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुई थी 2017 में, अब उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ, वो यथावत है। और जब वो एज इट इज है तो एमएसपी से छेड़खानी का सवाल ही पैदा नहीं होता। 2017 में जो अमेंडमेंट हुई थी उसके अंदर स्वामीनाथन में 3 प्रकार की उसके अंदर संशोधन उन्होंने कहा था कि आप इसमें जो लाभकारी मूल्य के बारे में 3 फार्मूले सुझाए थे। एक था A2+, FN, एक था C2+। तो भारत सरकार ने A2 होता है जिसमें केवल फसलों का लागत जो लगता है उसमें 50% लाभ जोड़कर, A2+ FN है जिसमें जो उसमें खाद, जुताई, पुताई, पानी, बिजली और प्लस जो उसके अंदर फैमिली की, परिवार की लेबर लगेगी वो जुड़ेगी, और प्लस उसमें उसका जमीन का जो ठेका है उस टाइम पीरियड के हिसाब से वो जोड़ करके 50% लाभ जोड़ करके ये लाभकारी मूल्य 2017 में संशोधित किया था। जो 2018 में पहली बार रेट अनाउंस हुए थे उसमें 600 रुपए, 650 रुपए क्विंटल तो केवल मक्के का रेट पड़ा। फिर उसमें एक और किया था कि जैसे ही महंगाई दर बढ़ेगी उस महंगाई दर के इंडेक्स से तब के बाद अब एमएसपी तय होगा। उसके बाद केंद्रीय लागत एवं मूल्य आयोग जो इंडिपेंडेंट संस्था है उससे कोई छेड़खानी नहीं है, इसलिए एमएसपी एज इट इज रहेगा। इसमें बिल्कुल भी कोई किसी प्रकार का भ्रम नहीं रखना चाहिए। अब आपको कोई प्रश्न लगता है तो आप एक एक करके पूछ सकते हैं। आपका सवाल एक एक करके। देखिए जैसे आपके पास किसी काम के लिए 100 व्यक्ति आ गए तो व्यवस्था बनाने के लिए आप एक एक को सुनोगे और एक एक को लाइन में लगा करके सुनोगे। तो केवल क्योंकि हमारी मंडियां अभी भरी हुई हैं इसलिए रोका गया है। 5 तारीख के बाद जो उत्तर प्रदेश की या बाहर की जिली है उसका पंजीकरण शुरू हो जाएगा, इसलिए किसी को रोकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सर जब आयोग पहले से काम कर रहे हैं तो किसान क्यों हो रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि ये एक जो भ्रम पैदा किया गया है, आप इस विधेयक के बारे में प्रश्न पूछो कि जहां तक किसानों की बात है 2014 में 1400 रुपए क्विंटल गेहूं का रेट था, 2014 में 1400 रुपए क्विंटल जीरी का रेट था। आज गेहूं का रेट 1975 रुपए क्विंटल है, 575 रुपए बढ़ा है, और जीरी का 1882 रुपए है, 482 रुपए क्विंटल बढ़ा है। उससे पहले जो रेट प्रतिशत था वो बहुत कम था। ये बात ठीक है कि और किसानों को के हक में कुछ करने की जरूरत है ताकि उसका बेटा भी खेती कर सके। ये बात आपकी ठीक है। आपने कहा तीनों अध्यादेश किसानों के हक में है। अगर किसानों के हक में है तो किसान इन तीनों अध्यादेशों का विरोध क्यों कर रहा है और सरकार कहाँ किसानों को समझाने में विफल हो रही है? देखिए ये बात जो आपने पूछी है कि एक कहावत है कि नेकी नोकोस और बदी सोकोस, जब वो अफवाह फैलाई गई
जीत नेकी की होती है, अफवाह फैलाई गई थी। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता गांव-गांव में जाकर के इन अध्यादेशों को समझाएंगे, इनके बारे में बताएंगे। आपके माध्यम से भी आज जो ये प्रेस वार्ता हो रही है, ये इसलिए हो रही है कि ये अध्यादेश समझ में आ सके कि जो हमारे किसान नेता चाहते थे वही केंद्र सरकार ने किया है, वो करने जा रहे हैं एक एक करके। मंडी में आप जाकर हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो जीरी की जो बिक्री है उसमें राइस मिलर की तरफ से जो हड़ताल हुई, क्योंकि सरकार ने तो 26 तारीख से आदेश दे दी है और उसमें कुछ अड़चन आई है, ये बिल्कुल दुख की बात है। और जो 6 महीने की फसल है जब वो पका करके लेके आते तो बहुत दर्द होता है, लेकिन मुझे लगता है कि आज मीटिंग चल रही है और कोई ना कोई इसका हल निकल जाएगा। सरकार ने खरीद शुरू कर दी है, लेकिन उसमें सेलर वाले भी वो उसको शुरू कर दें। मुझे लगता है आज ये मामला आपस का सहमति हो जाएगी एक एक करके। कांग्रेस का कहना है रिटर्न में क्यों नहीं दी गई? अब एक बात बताइए आप मुझे, 2008 में स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई थी, 2000 मनमोहन सिंह जी को देकर के पूर्व प्रधानमंत्री जी को फोटो खिंचवाई थी, लेकिन उसमें कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो जहां तक एमएसपी के लिखने की बात है, अब जैसे किसी किसान ने जब मंडी में बोली हुई और सरकारी खरीद चली, मान लो उस वक्त कोई क्विंटल 2 क्विंटल 4 क्विंटल उसकी फसल बच गई और उसके बाद वो फसल बेचना चाहे तो उसके बाद जो मार्केट में रेट होगा उसके हिसाब से बिकेगी। अब किसान उसको कहेगी कि मेरा तो ये कानून है, इसको एमएसपी से कम मैं नहीं बेचूंगा, और ना इससे कोई खरीदेगा क्योंकि उसका पर्चा दर्ज हो जाएगा, तो उसका वो अनाज सड़ जाएगा। तो ये कितनी गलत बात है। हाँ, जब मंडी में आएगी सरकारी खरीद होगी, उस पर सरकार गारंटी देगी, और जब मंडी के बाद सरकारी खरीद चली जाएगी उसके बाद कोई फसल अगर किसी के पास बचती है तो वो मार्केट रेट पे बेच देगा। अगर वो एमएसपी पे लिख दिया गया तो वो नहीं बिकेगी और उससे किसान फंस जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि किसान को फंसाना चाहिए। पोर्टल से फसल बिक रही है, लेकिन पोर्टल कल से बंद पड़ा है, कुछ फर्म उसे उड़ा दी गई है। तो आज ये हो सकता है कोई तकनीकी समस्या है, आप ये संज्ञान में लाए हैं, मैं इसके बारे में आज ही बात तो करूंगा। आज जो मजदूर है वो भी हड़ताल पर है, उनको कोई समझाने स्थानीय नेता या अधिकारी वहां पर नहीं गया, क्योंकि कल हड़ताल खुली थी, कुछ डेयरियां बिकी, उसके बाद फिर दोबारा हड़ताल हो गई। नहीं, अब बात अभी आपने मुझे बताई है, जो जहाँ तक उसकी पोर्टल की बात है, इसके बारे में आज ही बात किसान सब्जी उगाता है, जैसे आलू का रेट 35 रुपये 40 रुपये किलो होता है, क्या किसान को इतना मूल्य क्यों नहीं मिल पाता? उसका कहाँ सिस्टम है? यही ये कानून आज्ञा देता है। अब मान लो प्याज महाराष्ट्र में उगता है, महाराष्ट्र में 2 रुपये किलो, और अगर आप हरियाणा में लाओ तो 50 रुपये किलो। तो जो फार्मर प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन है FPO, वो बढ़ा करके वो सीधा यहाँ ला सकता है हरियाणा में। अब यहाँ 50 बिकता है, वहाँ 2 बिकता है, तो अगर यहाँ ट्रांसपोर्ट का खर्चा निकाल के 15-16 भी मिल गया तो सारे किसानों की जो आर्थिक वो मजबूती होगी। यही ये कानून है। एक सर राहुल गांधी किसानों से मुलाकात करने आना चाहते हैं, लेकिन आप की सरकार के गृह मंत्री हैं, वो कहते हैं कि उनको हरियाणा में आने नहीं दिया जाएगा। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल भी किसी को खराब करने का बिल्कुल अवसर नहीं दिया जाएगा और ना हो इस बात की आज्ञा दी जाएगी। ये माननीय अमित साहब ने भी कहा है और प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा कि जब लॉ एंड ऑर्डर खराब होता हो तो उनको बिल्कुल आने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट हो। कुछ लोग ही आ रहे होंगे, हजारों लोग आ रहे हैं। नहीं, ये तो वहाँ आकर के भड़काना, उसको अब मंडी में खरीद चल रही है, फसल बिक्री शुरू हुई है, किसान खेत में है और फिर माहौल खराब करे, तो माहौल किसी को खराब नहीं करना चाहिए। बीजेपी भी जाती थी, आती थी, तो ऐसे रोका तो किसी को जा सकता है। मैं कहता हूँ कि माहौल खराब करने नहीं दिया जाएगा, और अगर वो माहौल खराब करने के लिए आएंगे तो उनको बिल्कुल भी आने नहीं दिया जाएगा। सर, आपने एक सवाल है, आपने अभी बात कही कि किसान अपनी फसल का भंडारण कर सकता है 20 क्विंटल। अगर बात करें तो स्थितियों में अगर क्या मार्केट रेट में उसका रेट नहीं, वो चाहे तो सारा भंडारण कर ले। तो मेरा सवाल है कि आप मतलब 50 से बढ़ जाता है तो उसकी फसल सरकार मतलब उसी रेट पे, उसकी रेट से कम नहीं लेंगे। नहीं, उस रेट से अगर 50% बढ़ जाता है तो क्या उस समय में अगर कोई व्यापारी है या कोई भंडारण है, कोई एजेंसी है, उन्होंने भंडार किया तो उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। ये जो तीसरा अध्यादेश है वो इसी बात पे रोक लगाता है कि इस प्रकार रेट बढ़ते हैं तो वो उस पर कार्रवाई का अधिकार हो जाएगा, उसके खिलाफ व्यापारी में भी होगी, व्यापारी में भी होगी, सख्त कार्रवाई होगी उन परिस्थितियों में।
आपातकाल हो, रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाए या कोई युद्ध की स्थिति हो, बिल्कुल कार्रवाई होगी। सर, जिस दोनों तरीके से 3 अध्यादेशों का लगातार विरोध हो रहा है, आप कह रहे हैं कि अफवाहें जो स्टार्टिंग में नेगेटिविटी फैला दी गई, आपको लगता है बीजेपी जो है इसमें सफल रह पाएगी उनके माइंड से वो नेगेटिविटी निकालने में? देखिए, हमने चाहे किसान हो, चाहे आदमी हो, चाहे लेबर हो, हर कोई 3 अध्यादेशों का विरोध। देखिए, जहां तक आड़ती का सवाल है, जब उनकी टेबल पर बैठकर बात हुई, मार्केट फीस 4% से 1% कर दी गई, तो अगले दिन काम पे आ गए। अब बवाल कुछ लोगों ने खड़ा किया, आगे कोई आए और सेटलमेंट कोई कर गया। और जहां तक अब बात, हमने 17 कृषि गोष्ठियां की, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर और कैथल। और ये हमारा अभी हम जो एक कंपोनेंट हमने छपवाया है, जो हम मंडियों में भी बांटेंगे और घर घर जाकर के भी बांटेंगे। ये एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसान को, क्योंकि किसान बहुत समझदार है हरियाणा का और हिंदुस्तान का, वो तो तारे देख के टाइम बता देता है। जब वो चलता है धूप में बता देता है ये टाइम हुआ, खेत में घूम के ये बता देता है कि अभी यहाँ केबल लगाने से पानी निकलेगा। तो वो बहुत समझदार है, उसको बताया जाएगा, उनकी मोहर लगवाई जाएगी। झूठ को सच से जीतने नहीं दिया जाएगा, सच जीतेगी। उनका झूठ है कांग्रेस को, हमारा सच है, और हम किसी भी कीमत पर झूठ को जीतने देंगे, सच को जिताएंगे। इसके लिए जी जान लगा। पीछे कुछ बीजेपी नेताओं द्वारा कहा जा रहा था कि जो किसान सामने आ रहे हैं कांग्रेस ही किसान है, लेकिन अब तो किसान होता है, किसान होता है, वो खेत में दिन रात मेहनत करके फसल पैदा करता है, इसलिए किसान किसी दल का नहीं होता, किसान होता है। सर, अगर ये किसान हित में है तो और केंद्र प्रशासित प्रदेश और प्रदेश है, तो अगर आप देखें पंजाब को छोड़ करके या हरियाणा के कुछ एरिया में छोड़ करके कहाँ पर विरोध है। अब पंजाब को 30,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार दे रही है जीरी खरीदने के लिए, 30,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार दे रही है। बिल्कुल ये बात रहेगी दिन से, 30,000 करोड़ रुपए पंजाब को केंद्र सरकार दे रही है। उनकी जो आड़तियों की आड़त है वो केंद्र सरकार दे रही है, उनकी 6% मार्केट फीस है वो केंद्र सरकार दे रही है। और जो टोटल 22 प्रदेशों से जीरी खरीदती है, 22 से गेहूं और 10 से जीरी खरीदती है पूरे से, और हरियाणा और पंजाब को केंद्र सरकार दे रही है। हमें तो उनका धन्यवाद करना चाहिए। और मैं पंजाब को एक बात और कहना चाहता हूँ, हमने मार्केट फीस घटा के 1% कर दी, वो 6 से 1 क्यों नहीं करता? वो हमारे यहाँ सरसों, बाजरा और तेलन खरीदी जाती है, वो सरसों, बाजरा, तेलन क्यों नहीं खरीदता? 30,000 करोड़ रुपए को भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार दे रही है, और उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी धरने पर बैठे हैं। वो केवल कोरी राजनीति कर रहे हैं। तो तस्वीरें आपने देखी करनाल के होटल प्रेम प्लाजा, जहां पर आपको बता दें कि आज करनाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां पर जो 3 अध्यादेश भारतीय जनता पार्टी किसानों को लेकर आई है, उसके बारे में करनाल के जो भाजपा नेता हैं वेदपाल जी, उन्होंने पूरी जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि जो तीनों के तीनों अध्यादेश हैं वो किसानों के हित में है। कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो किसानों को बहलाने का, किसानों को गलत दिशा दिखाने का काम जरूर कर रही हैं। तब तो वहीं दूसरी ओर जब कहा गया कि 1-2 दिन में राहुल गांधी जो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं वो हरियाणा में व पंजाब में आ सकते हैं, तो वहीं जो गृह मंत्री अनिल विज द्वारा ये कहा गया कि राहुल गांधी को हरियाणा में बिल्कुल आने नहीं दिया जाएगा। तो वहीं जब ये सवाल करनाल भाजपा के नेता वेदपाल जी से किया गया तो उनका भी यही कहना था कि यदि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा तो किसी को भी हरियाणा की बाउंड्री में आने नहीं दिया जाएगा, चाहे वो राहुल गांधी हो या कांग्रेस का अन्य कोई बड़ा नेता हो। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। मैं सौरभ शर्मा, वतन के सिपाही समाचार, करनाल।